Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's continue from our last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे आईपीसी की लिंकिंग क्या है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था कि विधि बनाने के दो तरीके हैं. वन इज़ टेरिटोरियल वाइज, अनदर इज़ सब्जेक्ट मैटर. हमारे संविधान का जो पार्ट 11 है, जिसमें आर्टिकल 245 से लेके 255, कहने को ये पार्ट जो है 263 तक एक्सटेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को छोड़ देते हैं, खाली लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करते हैं. तो लेजिस्लेटिव पार्ट जो है, इसमें दो मेन आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे. आर्टिकल नंबर 245 डिस्कस किया था और आर्टिकल नंबर हमने डिस्कस किया था 246. 245 और 246 आर्टिकल्स, हमने ये दो मेन आर्टिकल डिस्कस किए थे. आर्टिकल 245 क्या कहता था कि टेरिटरी के अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द टेरिटरी. और इसमें भी हमने दो पार्ट थे इसके, विद इन टेरिटरी एंड बियॉन्ड टेरिटरी. विद इन टेरिटरी है तो पार्लियामेंट बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं. विद इन टेरिटरी में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं. एंड बियॉन्ड टेरिटरी में खाली पार्लियामेंट ही एम्पावर्ड है कानून बनाने के लिए. सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको, तीन तरह की लिस्ट हमने डिस्कस की थी. एक थी तुम्हारी स्टेट लिस्ट, एक थी यूनियन लिस्ट, और तीसरी जो थी वो कॉन्करेंट लिस्ट थी. स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन लिस्ट हमने डिस्कस की थी. कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जो स्टेट लिस्ट है वो एंटिटी नंबर 97 थी. यूनियन लिस्ट जो थी एंटिटी नंबर 66 थी. और कॉन्करेंट लिस्ट जो थी वो एंटिटी नंबर 47 थी. अब हमने कॉन्करेंट लिस्ट में शेड्यूल 7 आर्टिकल 246, कॉन्करेंट लिस्ट में शेड्यूल 7 जो है हमारा थर्ड लिस्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है. इसमें एंटिटी नंबर 47 है. जो एंटिटी नंबर 47 है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट है. और इस कॉन्करेंट लिस्ट में तीन एंट्रियां हैं. पहली एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री डिनोट द इंडियन पिनल कोड 1860. सेकेंड एंटिटी जो है, एंट्री नंबर जो है वो प्रोसीजर क्रिमिनल कोड के बारे में बात करती है, यानी सीआरपीसी के बारे में बात करती है. थर्ड एंट्री जो है इसमें एविडेंस लॉ की बात करती है. तो ये तो मैंने बताया था कि इसकी सीआरपीसी आईपीसी की लिंकिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे किस तरह से है. इसके बाद हमने डिस्कस किया था आईपीसी जो है, आईपीसी के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में हमने डिस्कस किया था कि आईपीसी हमारी जो है इंडियन पिनल कोड, ये कब इसको गवर्नर से कंसेंट कब मिली थी. तो गवर्नर से कंसेंट जो है 1860 1860 में मिल गई थी, लेकिन इंडियन पिनल कोड जो है 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था. गवर्नर से कंसेंट इसको 1860 में ही मिल गई थी. भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड भारत के प्रथम विधि आयोग के द्वारा तैयार स्थापित किया गया था. प्रथम विधि आयोग 1834 में स्थापित किया गया था और ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था. लॉर्ड मैकाले ने इसकी ड्राफ्टिंग की थी. इस संहिता को 1860 में गवर्नर जनरल की अनुमति भी मिली थी. तो अधिनियमित तिथि 6 अक्टूबर 1860 है और इसकी लागू करने की तिथि है 1 जनवरी 1862. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके. आईपीसी की जो अधिनियमित तिथि है, डेट ऑफ कमेंसमेंट है, वो 6 अक्टूबर 1860 है. 6 अक्टूबर 1860 है. और इसको लागू करने की तिथि जो है वो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ. तो भारतीय दंड संहिता का जो प्रवर्तन है वो 1 जनवरी 1862 में हुआ. यद्यपि यह नियम अधिनियमित हुआ था गवर्नर जनरल की अनुमति से 6 अक्टूबर 1860 को. तो इसमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड. तो अब इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ये मैकाले ने किया था. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन था? मैकाले था. अब इसके बाद हम आते हैं, एक मैगजीम है हमारी नलम, मैगजीम है नलम क्रिमेन सीने लेगे, नल्ला पोड़न सीने लेगे. यहाँ से ही आईपीसी की बेसिकली हम बात करते हैं. जैसे मैं बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हुआ चल रहा हूँ कि बिल्कुल सीक्वेंस वाइज की आईपीसी का कैसे कैसे जो है एक तरह से पिक्चर में आते हैं हम. फिर हम धीरे धीरे सेक्शंस की और देन चैप्टर्स एंड सेक्शंस की बात करेंगे. वैसे मैंने इसका डिटेल जो है एक तरह से हमने इसकी समरी जो है चैप्टर्स की और सेक्शंस की, आईपीसी में कितने चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर्स, और जो सेक्शंस हैं उन सब के बारे में पुराने वीडियो में एक समराइज कर दिया था कि कौन कौन से किसका क्या पार्ट है. नाउ वी विल स्टार्ट द वेरी फेमस मैगजीन नलम क्रिमेन सीने लेगे, नल्ला पोड़न सीने लेगे. व्हाट डज दैट
प्रिंसिपल, इसको हम जो है कार्डिनल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये क्रिमिनल लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ। व्हाट दैट मीन? तो कार्डिनल प्रिंसिपल का मतलब क्या है? नो क्राइम, नलम क्रिमेन मीन्स नो क्राइम और पनिशमेंट। नलम क्रिमेन सीने लेगे, नलम क्रिमेन सीने लेगे, नो क्राइम एग्जिस्ट, नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट। सो नलम क्रिमेन सीने लेगे, नलम क्रिमेन सीने लेगे, नो क्राइम और पनिशमेंट एग्जिस्ट। नलम मतलब नो क्राइम, नलम क्रिमेन, नलम नलम मतलब नो, क्रिमेन मीन्स क्राइम, सीने लेगे यानी कि एग्जिस्ट, नो क्राइम कैन एग्जिस्ट, नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट। नलम क्रिमेन सीने लेगे, नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट। नल्ला पोड़न सीने लेगे, नल्ला पोड़न मतलब विदाउट, विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग, नल्ला पोड़न प्री एग्जिस्टिंग लॉ, बिना किसी लॉ के कोई क्राइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि कोई ना कोई लॉ जो होगा वो उस क्राइम को परिभाषित करेगा। देन ओनली कम्स टू क्राइम कम्स इनटू द पिक्चर। तब तक क्या क्राइम होगा? जब तक कोई लॉ ही नहीं है तो क्राइम क्या होगा? कोई क्राइम नहीं है। जब लॉ जब तक एग्जिस्ट नहीं करता है, नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट, तो फिर पनिशमेंट किस बात की दी जाएगी? जब ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल नहीं बना है, कोई लॉ नहीं है, तो फिर पनिशमेंट किसकी दी जाएगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है, जहाँ से एक तरह से लॉ की शुरुआत होती है कि दंड संहिता की शुरुआत होती है कि अगर कोई अधिमान्यत लॉ नहीं है, यानी कि विधि की अधिमान्यता नहीं है, तो फिर लोग कैसे उसको मानेंगे? लोगों के ऊपर बाइंडिंग कैसे बनेगी? बाइंडिंग इन फोर्स क्या होगा? यानी कि कोई ना कोई लॉ होगा जो पीपुल्स पर बाइंडिंग होगा। यानी कि ये विधि की अधिमान्यता कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। नल्लम क्रिमिनल सीने लेगे, नल्ला पोड़न सीने लेगे, इसका मतलब है नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी आईपीसी की बेसिक कंडीशंस पे। नाउ वी कैन स्टार्ट द आईपीसी। ओके, अब हमने कार्डिनल प्रिंसिपल भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं ऑफेंस। अब ऑफेंस मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंस? ऑफेंस की शुरुआत कैसे होती है? वेरी बेसिक, लाइक अपराध, किसे हम कह सकते हैं कि ये अपराध हुआ? यानी कि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है, और कुछ ऐसा चल रहा है जो कि जिसकी परमिशन हमें लॉ नहीं देता है। यानी कि कुछ ऐसा है लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, कुछ ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है जो प्रोहिबिटेड है, लॉ के द्वारा निषेध है इसको, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। ऐसा कोई एक्ट हमारे दिमाग में चल रहा है जो अपने आप में एक तरह का ऑफेंस है, या फिर ऐसा कोई है हमारे दिमाग में जो किसी भी सिविल सूट का ग्राउंड हो सकता है, विच कैन बी ग्राउंड ऑफ एनी सिविल सूट। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में चल रही जो प्रोहिबिटेड है, जो नहीं करनी चाहिए, जो हमारे दिमाग में चले, जैसे किसी को मारना, किसी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करना, तो मेंस रिया है। मेंस रिया मीन्स मस्तिष्क में हमारे क्या चल रहा है, वो तो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है। एक तो होता है कि एक अपने आप में एक्ट जो है वो अपने आप में ऑफेंस होता है, ठीक है।
अब ये हमारे माइंड में चल रहा है, और अगर हमने इसको किसी के साथ कर दिया शेयर, ठीक है, और शेयर करने के बाद वो व्यक्ति उस चीज़ से क्या हो जाता है, एग्री, तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है, देन ऑफेंस हमारा जो है यहाँ से, अगर हमारे मेंस एरिया में हमने कोई, हमारे दिमाग में कुछ काम चल रहा है और हमने उसको किसी के साथ शेयर कर दिया और वो व्यक्ति उससे एग्री हो जाता है, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें देख सकते हैं कि अगर हमारे दिमाग में मेंस एरिया कुछ चल रही है और हमने इसको किसी के साथ शेयर कर दिया, वो व्यक्ति उसके साथ एग्री हो जाता है, तो एक यहाँ पे हमारे आईपीसी में 120A 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन दी गई है और 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के का जो पनिशमेंट है वो दे रखा है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, इलीगल, अगर हम कोई ऐसा इलीगल एक्ट, और इलीगल एक्ट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 43 में आईपीसी के, कोई भी इलीगल एक्ट करते हैं या फिर हम एक्ट करते हैं, कोई भी जो एक्ट तो हमारा लीगल है लेकिन उसका मीन्स इलीगल है, उसका मीन्स क्या है, इलीगल, तो कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो अपने आप में इलीगल होता है, या फिर ऐसा कोई हम एक्ट करते हैं जो एक्ट तो लीगल होता है लेकिन उसका मीन्स इलीगल है। तो इलीगल एक्ट को अगर हम डेफिनेशन देखनी, तो इलीगल एक्ट को सेक्शन 43 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 43 में इलीगल एक्ट की जो डेफिनेशन दे रखी है वो ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कानून की नज़र में क्या है, ऑफेंस है, ऐसा कोई काम आप करते हो जो कि पनिशमेंट, जिसकी पनिशमेंट है, जो अपराध है अपने आप में कानून की नज़र में, वो काम करते हो तो वो इलीगल एक्ट में आता है। ठीक है, इलीगल एक्ट की डेफिनेशन दी गई है, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्ट जो ऑफेंस है, ऑफेंसिव एक्ट कर रहा है, तो वो अब वो इलीगल एक्ट होगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो कानून की नज़र में ऑफेंस है या फिर वो कानून की नज़र में प्रोहिबिटेड है, निषेध है, प्रोहिबिटेड है कानून की नज़र में, या फिर सिविल सूट का ग्राउंड है। तो सेक्शन 43, ऐसा कोई भी एक्ट जो अपने आप में ऑफेंस है या फिर प्रोहिबिटेड है या फिर सिविल सूट का ग्राउंड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इलीगल एक्ट। तो सेक्शन 43 में इलीगल एक्ट को डिफाइन किया गया है। तो कोई भी अगर इलीगल एक्ट करते हैं या फिर ऐसा कोई भी एक्ट जो लीगल है और जो लीगल है और उसका करने का तरीका इलीगल है, जैसे कि मान लो एक मरीज है, उसको आपको खाना देना है, हॉस्पिटलाइज है मरीज, उसको हर पर डे आपको खाना देना है, तो लीगल एक्ट, खाना देना तो लीगल है। लेकिन अगर आपने रूटीन फॉलो नहीं किया, उसको पर डे खाना देना है, आपने इंटेंशनली उसको हफ्ते भर बाद खाना दिया, खाना तो दिया, एक्ट तो लीगल है लेकिन मीन्स इलीगल है, आपको हफ्ते भर डिले कर दिया, उसको हफ्ते भर बाद खाना दिया, आपकी इंटेंशन रॉन्ग है कि नहीं इसको डिले कर करके दो, ताकि कोई ये भी नहीं कह पाए खाना नहीं दिया और ये बीमार भी हो जाए, ज़्यादा सीरियस बीमार हो जाए। तो इस तरह का कोई भी एक्ट जो इसका एक्ट लीगल है लेकिन उसका मीन्स इलीगल है, मतलब गलत तरीके से उसके दिमाग में गलत चल रहा है और वो कर रहा है, करने का तरीका गलत है, तो इस तरह का जैसे किसी को मतलब कुछ चीज़ नुकसान कर रही है, आप कि उसको खाना देना सही है लेकिन अब नुकसान वाली चीज़ दिए जा रहे हो जिससे उसकी चीज़ बढ़ती जा रही, बीमारी बढ़ती जा रही, तो इस तरह से एक्ट तो आप लीगल कर रहे हो लेकिन उसका मीन्स जो है इलीगल है, आप ओवरडोज दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कोई एक्ट इलीगल, सेक्शन 43 में डिफाइन किया गया इलीगल एक्ट को, क्या कि ऑफेंस, एक्ट अपने आप में ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड है या सिविल सूट का ग्राउंड हो सकता है, या एक्ट लीगल उसका मीन्स इलीगल है, इस तरह से। तो ये जो होगा ये एक तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A 120B सेक्शंस में आईपीसी में डिफाइंड है और इसको लेकर के कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमने बताया 120A 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, इसके बाद अब 120A 120B में अगर दो या दो से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाए टू आर मोर पर्सन, यहाँ पे सेक्शन 34 लागू हो जाएगा, यानी कि कॉमन इंटेंशन। ठीक है,
2 या 2 से अधिक लोग शामिल हो जाएं तो मेंस रिया शेयर्ड विद अदर्स एंड दे आर एग्रीड। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया, ये सेक्शन 34 जो है वो लैक्स हो रही है, ये साक्ष्य का अधिनियम है, यानी कि शेयरिंग रोल किसका कितना होगा ये एविडेंस में डिसाइड होगा। लेकिन जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है 120 से 120 भी किया जा रहा है, उसमें 2 या 2 से अधिक लोगों का सम्मिलित होना, उनके उनमें जो है उनमें 2 या 2 से अधिक लोगों की सहमति है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये कॉमन इंटेंशन की बात आ जाती है। अब ये सेक्शन 34 जो लैक्स हो रही है, इसमें जो है किसका कितना रोल है ये एविडेंस के तहत डिसाइड होता है। नाउ एक और सेक्शन है 149, सेक्शन 149 सेक्शन 149 में इसमें क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि सेक्शन 149 कहता है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटिंग इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट तो एक्ट इलीगल है, यानी कि मेंस रिया है, उसमें मेंस रिया को आपने शेयर कर दिया, अब शेयर कर दिया और उन सब शेयर कर जिसके साथ शेयर किया उनका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमन। सो एनी, इसमें से कोई भी स्पेशल प्रोविजन हमने नहीं डाला है, सीधा सीधा ये रूल है कि 120 से 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 34 कह रहा है कि इसमें जो है कि अगर इसमें 2 लोग जो लैक्स हो रही, मतलब कि इसमें कॉमन इंटेंशन, यानी कि जितने लोग शामिल हैं 2 या 2 से अधिक लोग, उनकी शेयरिंग रोल कितना होगा। अब इसमें कॉमन इंटेंशन के साथ कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया। कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली हो रहा है 141 सेक्शन 141। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली में सेक्शन 141 में मतलब ये कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया। कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब 5 आर एनी ऑफ द 5 आर मोर पर्सन, 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो हैं और मिल करके कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो अपने आप में एक तरह का ऑफेंस है। तो यहाँ पे ऑफेंस के बारे में थोड़ा सा हमने बताया। अब इसके बारे में 120 ए 120 बी में हमने बताया कि आप जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो इलीगल एक्ट और एक्ट इज नॉट लीगल, यानी कि जो इलीगल एक्ट के हमने डेफिनेशन में एक्ट लीगल है लेकिन उसका मीन्स गलत है। 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो एक्ट इलीगल है या फिर एक्ट लीगल है और उसका करने का तरीका गलत है। तो उसमें जो है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो उस 43(1) में बताया गया, चाहे वो ऑफेंस हो या ये 2 तरीके से हो सकता है। इलीगल एक्ट की डेफिनेशन में बताया गया 43(a) में कि ऑफेंस है, अगर एक्ट कर दिया वो अपने आप में ऑफेंस है। 43(1) एक्ट हो गया, ये ऑफेंस है, किसी को चाकू मार दिया ऑफेंस है। अदर इलीगल एक्ट क्या हो सकते हैं, जब तक एक्ट नहीं होता, आपके दिमाग में चल रहा है लेकिन वो आपने एक्ट अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। अगर एक्ट परफॉर्म नहीं किया है, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कुछ एक्ट 43(1) कहता है कि चाहे एक्ट हो या ना हो लेकिन वो पनिशेबल होगा। जैसे किसी को किडनैपिंग का प्लान बना लिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, प्लान तो बनाया है, परफॉर्म हो या ना हो, मिस परफॉर्म हो जाए तो वहाँ पे पनिशमेंट होगी। लेकिन अदर एक्ट्स, अदर इलीगल एक्ट्स आपके दिमाग में चल रहा है, आपने अभी परफॉर्म नहीं किया है, तो वो उसमें जब तक एक्ट नहीं होगा वहाँ तक पनिशेबल नहीं होता है। तो 43(1) ऑफेंस चाहे एक्ट हो या ना हो पनिशेबल होगा ही होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। लेकिन अदर इलीगल एक्ट्स हैं जहाँ पर जब तक एक्ट नहीं होता है तब तक पनिशेबल नहीं होगा। यानी कि एक हमने जो मेन एलिमेंट पढ़ा यहाँ पे कि मेंस रिया, अब हम इसी मेंस रिया को डिस्कस करेंगे अपने आईपीसी के इस चैप्टर में। ठीक है, सो मेंस रिया मीन्स समथिंग इन योर माइंड। सो मेंस रिया मीन्स अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और अगर आपने इसको किसी के साथ शेयर कर दिया, वी हैव शेयर विद समवन, राइट। सो मेंस रिया क्या हो सकता है, जैसे कि आपके दिमाग में क्या चल सकता है ऐसा, व्हाट कैन बी डन इन योर माइंड, मतलब क्या ऐसा दिमाग में चल सकता है जो आप क्राइम हो गया, राइट। तो मेंस रिया में का एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, मेंस रिया क्या हो सकता है, बेईमानी, किसी के साथ बेईमानी करना चाहते हैं आप। तो बेईमानी तब तक अकेले तो हो नहीं सकती है जब तक एक इंसान
बेईमानी करने की सोच रहा है, लेकिन कब तक बेईमानी नहीं कर सकता जब तक कि उसको कोई दूसरा व्यक्ति ना मिले। अब बेईमानी जो है डिसऑनेस्टी जो है कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 24 में। ये बिल्कुल दिमाग में रखते चलना, लगातार डायरेक्ट सेक्शन सीक्वेंस में याद नहीं रहते हैं, ऐसे ऐसे सेक्शन जल्दी याद होते हैं। हमारे दिमाग में कोई कंसेप्ट आया और हमने सेक्शन उसके करस्पॉन्डिंग सारे सेक्शन देख लिए। फ्रॉडलेंटली यानी कपट, किसी के साथ हम कपट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अवर मेंसरिया, सेक्शन 25। डिसऑनेस्टी सेक्शन 24। सेक्शन 25 बेईमानी, फ्रॉडलेंटली और वॉलेंटरली हमारा सेक्शन 39 में डिफाइंड है। ठीक है, तो सेक्शन 24, 25 और 39 कहीं पर दिख जाए वहाँ पर मेंसरिया होगी। जहाँ पर भी कहीं भी बेईमानी है, फ्रॉडलेंटली और वॉलंटरली, अपनी इच्छा से करने, कोई हम पे दबाव नहीं डाल रहा है, यानी कोई हमारे दिमाग में गन नहीं रखे कि नहीं अब तुम बेईमानी करो इसके साथ, तो यहाँ पर कहीं पे भी ये 3 एलिमेंट दिख जाएं आपको, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि बेईमानी सेक्शन 24, फ्रॉडलेंटली सेक्शन 29, सेक्शन 25 और वॉलेंटरली सेक्शन 39 अपनी इच्छा से कर रहे हैं आप, आपके ऊपर कोई गन नहीं रखे कि उसके साथ बेईमानी करो, फ्रॉड करो उसके साथ। तो मेंसरिया के जो 3 एलिमेंट हैं मेन, सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली एंड सेक्शन 39 वॉलेंटरली। 24 अब हम सेक्शन में ही बात करेंगे केवल, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 39 मीन्स यहाँ पर ये सेक्शन दिख जाएं वहाँ पर मतलब मेंसरिया होगी ही होगी। अब जैसे 24 है डिसऑनेस्टली, अब सेक्शन 24 का पोस्टमार्टम करते हैं। डिसऑनेस्टली से आप क्या समझते हैं, सेक्शन 24 आया डिसऑनेस्टली। अब डिसऑनेस्टली से हम क्या समझे, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ, किसी के साथ आप ऐसा करो, कोई ऐसा अपनी रॉन्गफुल इंटेंशन है तुम्हारे साथ और तुम उससे कुछ ऐसी डील करते हो जिससे आपको या तो रॉन्ग फुल गेन होता है या फिर रॉन्गफुल लॉस होता है। लॉस भी हो सकता है लेकिन उसके खिलाफ कोई रेमेडी मिल सकती नहीं क्योंकि वो डिसऑनेस्टली है। तो यहाँ पर सेक्शन 24 है वो डिसऑनेस्टी है, यानी जहाँ पर आपको रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस होता है वो वहाँ पर वो कोई ऐसा आप मेंसरिया आपने ऐसा कोई काम किया जिसके आपको रॉन्गफुल गेन होता है या फिर रॉन्गफुल लॉस होता है, तो वहाँ पर क्या होता है डिसऑनेस्टली। तो सबसे पहले ये मेंसरिया है, हम आगे के और फर्दर लेक्चर, जब मेरे लेक्चर सीरीज में आगे के और लेक्चर्स आएंगे तो उसमें बताएंगे मेंसरिया। सबसे पहला जो स्टेप है, जो सीढ़ी है, जो पहली सीढ़ी क्राइम की क्या है, मेंसरिया, पहली सीढ़ी है मेंसरिया। फिर हम देखेंगे प्रिपरेशन, पहले तो उसने मेंसरिया की, फिर मेंसरिया के हिसाब से उसने प्रिपरेशन करी, फिर प्रिपरेशन के मेंसरिया है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या वो अपराध हो गया, नहीं, आपके दिमाग में कुछ बैठा हुआ है, लेकिन अब उसके लिए आपने प्रिपरेशन करनी शुरू की। तो क्या प्रिपरेशन करना अपराध है, कुछ केस में अपराध है, कुछ केस में नहीं है। जैसे कि आप रॉबरी डकैती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करना भी वहाँ पे अपराध है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब कुछ इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ गलत समाज में कुछ गलत करने के लिए कोई हथियार इकट्ठा कर रहे हैं कुछ, तो वो प्रिपरेशन करना अपने आप में अपराध है। लेकिन अब आपने दिमाग में लिया, आपने सोचा कि नहीं चलो आज मुझे किसी व्यक्ति को मारना है, तो आपने उसके लिए उसको मारने के लिए आपने कुछ बंदूक खरीदी या कोई गन खरीदी या कुछ ऐसा किया, या फिर मतलब ऐसा कि पेट्रोल खरीदा। तो जब तक आपने जला देंगे पेट्रोल से, पेट्रोल खरीद लिया, तो ये प्रिपरेशन करा आपने, मेंसरिया की प्रिपरेशन किया। जब तक अटेम्प्ट नहीं किया आपने, जहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी को मारना चाह रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मेंसरिया, जहाँ वहाँ पर यू टर्न लेने का मैटर बनता है, वहाँ पे यू टर्न ले सकते हो, नहीं आपके दिमाग में नहीं ये तो गलत काम नहीं करूँगा, तो वहाँ पे अपराध नहीं बना। लेकिन एक बार आपने अटेम्प्ट कर दिया मतलब वहाँ से फिर आप यू टर्न नहीं ले सकते हो, तो दैट बिकम्स एन ऑफेंस। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।